हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे तीन मेजर डाउट्स पे बात करने वाला हूं जो कि इतने सारे डाउट वाले वीडियो बनाने के बाद भी अभी भी रिलेवेंट है। ये तीनों डाउट के बारे में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी अब मिल चुकी है, तो किसका क्या हो रहा है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तीनों डाउट्स आपने अगर थंबनेल में देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो मैं पहले डाउट बोल करके उसी को एक्सप्लेन करके ऐसे तीन स्टेप में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो जो अभी आप देखने वाले हो पूरा, इसको रिकॉर्ड करने के बाद मैं ये मैसेज को पढ़ पाया हूँ। इसमें मुझे अपडेट मिली है जो कि आपके लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बाद में भी बता दूंगा, अपडेट को जो भी अपडेट है वो बता दूंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना, वरना अधूरी जानकारी देख करके आप परेशान होते रहोगे। बहुत ही राहत वाली खबर आपको मिली, लेकिन ये क्लिप को मैं शुरू में इसलिए डाल दे रहा हूँ ताकि आप उस पार्ट को मिस ना करो। तो पहला डाउट ये है कि ईबीसी सर्टिफिकेट वालों का क्या हो रहा है, यानी ईबीसी सर्टिफिकेट पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या है। तो ईबीसी के बारे में अब आपको डिटेल में मैं बता देता हूं। ईबीसी के बारे में 2-3 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, सारी क्लैरिटी दे चुका हूं, फिर भी अभी भी बहुत सारे सवाल आप लोगों के आते जा रहे हैं। तो मैं अब ईबीसी के बारे में आपको बता देता हूं। इसके बाद ईबीसी के बारे में जब कोई नई अपडेट आएगी तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊंगा। तो आप में से जो भी लोग जाए और ईबीसी को लेकर के अगर उन्हें मेरी बताई हुई बातों से कुछ अलग अपडेट मिले तो प्लीज मुझे आप जरूर बताइएगा। देखिए, मैं भी आप ही लोगों से इंफॉर्मेशन ले लेकर के उसको प्रोसेस करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से चीजें काम कर रही है और आगे मुझे क्या करने की उम्मीद है। तो आप भी अपने सजेशन मुझे देते रहिएगा और आपका जो ऑब्जर्वेशन रहता है, जो आपका एक्सपीरियंस रहता है, वो मुझे जरूर बताना। और एक बात के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मैंने इतनी उम्मीद से वीडियो बनाना शुरू नहीं किया था, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतने ज्यादा सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला आपका जो डाउट है, पहला डाउट ये है कि जिनको पेंडिंग में रखा गया उनका क्या होने वाला है। देखो, पेंडिंग में रखे हैं इसका क्या मतलब है कि रिजेक्ट नहीं करें। रिजेक्ट करना बड़ी बात है, मैं हमेशा से बोलता हूं। तो पहले मेरी बात आप ये लोग सुन ले जो कि पेंडिंग में रखे उनका क्या होने वाला है। तो देखो, पेंडिंग में जिनको रखा है उनका सीधी बात है कि पेंडिंग में इसीलिए रखा गया है क्योंकि उनके जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी इशू था उनसे रिलेटेड, उसके बारे में क्या करना है ये बारे में आरआरसी को क्लियर नहीं था। जो लोग आपका डीवी ले रहे थे उनको क्लियर नहीं था, इसीलिए उनके पास एक प्रावधान था कि अगर कोई केस में उनको समझ नहीं आ रहा है तो पेंडिंग रखा जा सकता है, इसीलिए आपको पेंडिंग रखा गया है। अब पेंडिंग रखने के बाद क्या किया जाएगा, जब उनको क्लैरिटी होगी, जब वो डिसाइड कर पाएंगे कि ऐसे ऐसे केस है, इनके बारे में क्या करना उचित रहेगा, जब वो डिसाइड कर लेंगे और बात मेरी मानिए कि पॉजिटिव ही सोचने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो इस तरीके से ट्राई करेंगे कि आपको सिलेक्ट किया जा सके। रिजेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि रिजेक्ट कर सके। रेलवे आपके रिक्रूटमेंट के पीछे भी कितना टाइम लगा रही है, रेलवे की कितनी एनर्जी जा रही है, इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो जो लोग पेंडिंग में है वो मुझे अभी कोई सवाल भी ना पूछे, एक भी सवाल ना पूछे, क्योंकि अब कमेंट का रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं कमेंट पे वीडियो ही बनाया करूंगा, तो आप अगर करते भी हैं तो रिप्लाई का वेट प्लीज ना करें। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश तो करता हूं, लेकिन सबको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, आपके इश्यू से रिलेटेड वीडियो मैं जरूर बना दूंगा, तो उसको निश्चिंत रहे। लेकिन पेंडिंग वालों को मैं बता दे रहा हूं कि आपको जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ब्लॉक डेट जिसको नहीं बताई जा रही है, जिनको पेंडिंग में रखा जा रहा है, उनको ब्लॉक डेट अभी नहीं बताई जा रही है, क्योंकि ब्लॉक डेट अभी डिसाइड नहीं है। ब्लॉक डेट कितनी लगेगी, कब लगेगी, ये सब डीवी के बाद ही डिसाइड हो पाएगा या इन कोर्स हो जाएगा, डीवी के दौरान भी ये डिसाइड हो जाएगा। तो वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा और जिन लोगों को पेंडिंग में रखा गया उनको मोस्ट प्रोबेबली कॉल भी आरआरसी की तरफ से मिल जाएगी। तो जो लोग पेंडिंग में हो वो अपने डॉक्यूमेंट मजबूत करने में ध्यान रखो। इधर उधर मनमानी वीडियो देखने से, कमेंट करके परेशान होने से कोई मतलब नहीं। परेशान होने की जरूरत तो आपको कहीं भी नहीं है, परेशान बस आपको नहीं होना है। आप बिंदास बढ़िया अपना डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। जिसके पास पुराने डॉक्यूमेंट नहीं है वो पुराने डॉक्यूमेंट तो ला नहीं पाएगा कहीं से भी, लेकिन नए डॉक्यूमेंट कम से कम आप बना ले कि अगर आपको सिलेक्ट करना चाहे कोई, तो कम से कम नए डॉक्यूमेंट के बेस पर आपको सिलेक्ट किया जा सके। तो ये था जिनको पेंडिंग में रखा गया उनको क्या करना है, उनके साथ क्या होने वाला है। अब दूसरा सवाल है कि ईबीसी सर्टिफिकेट के बारे में पूरा फिर से मैं आपको बता देता हूं। ईबीसी सर्टिफिकेट में सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन थी, 250 रुपए ऑफ लेने के लिए। कि देखो, ईबीसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए ऑफ लेने के लिए था। जिन लोगों को फीस 500 रुपए लग रही थी, उनको अगर फीस 250 रुपए लेनी थी तो उन्हें ईबीसी अपने आप को प्रूव करना था, जिसके लिए उन्हें कोई तरीके से सर्टिफिकेट का नंबर वहां पर डालना था। तो ईबीसी में सिर्फ एक ही टर्म कंडीशन लिखी हुई थी, किस कैटेगरी से आप हो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। कम से कम फॉर्म में तो, नोटिस में तो ऐसा नहीं लिखा गया था। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन लिखी गई थी कि जिसकी भी फैमिली इनकम 50,000 रुपए सालाना से कम है,
50,000 ईयर से जिसकी भी फैमिली इनकम कम है वो ईबीसी में आएगा और वो सर्टिफिकेट लगा करके 250 रुपए का ऑफ ले सकता है। बात इतनी क्लियर है, चाहे वो यूआर का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी एसटी का हो या ओबीसी का हो। ध्यान से पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनने के बाद ही कमेंट करना, आधे वीडियो में नहीं करना, ठीक है। अब देखो ईबीसी का मतलब क्या था, ईबीसी का मेन पर्पस क्या था, 250 रुपए ऑफ लेना। फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनको ऑलरेडी 250 रुपए ही लग रहे थे, 250 रुपए की छूट पहले से मिली हुई थी। अगर आप ईबीसी लगाते भी तो आपकी फीस 0 नहीं होने वाली थी। बात आ रही समझ में, यानी 250 तो फीस आपकी रहने ही वाली थी। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि एससी एसटी से थे, फीमेल कैंडिडेट थी, ध्यान से सुनिए, एससी एसटी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिन्होंने ईबीसी लगाया है लेकिन फीस 250 ही पे करी है, उन्हें अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ एफिडेविट लगाने की जरूरत थी। उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी ग्रुप डी में एक केस में, मुझे 2 केस एक्चुअली ऐसे मिले हैं जहां पर ऐसा हुआ है कि एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट, उनसे ना एफिडेविट लिया गया, ना चालान लिया गया और ना ही उनसे नया वाला सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया गया। हाँ तो दोस्तों, ईबीसी को लेकर के जो गुड न्यूज आई है वो ये आई है कि सिर्फ पुणे जोन में ऐसा हुआ था कि लोगों को ईबीसी के बेस पर पेंडिंग में डाल करके मेडिकल नहीं कराया गया और बाद में आने के लिए बोला गया था। लेकिन उसी कैंडिडेट का जिसने मुझे पुणे का बताया था, उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेन में उन्हें और भी बच्चे मिले थे जो भुसावल, नागपुर और दूसरे जोन से जो थे। उन्होंने बताया कि उन्हें क्या हुआ है कि 20 फरवरी को जिनका भुसावल में डीवी था, उन्होंने क्या बताया कि ईबीसी वालों का एफिडेविट लेकर के उन्हें फिट कर दिया और मेडिकल के लिए भेज दिया। ऐसा नागपुर में भी हुआ है दोस्तों। क्या ईबीसी वालों से एफिडेविट लिया गया, एफिडेविट लेने के बाद उन्हें फ्री कर दिया गया और उन्हें मेडिकल के लिए भी भेज दिया गया। यानी ईबीसी की प्रॉब्लम सॉल्व इस तरीके से हो गई है। सिर्फ पुणे जोन में ये इशू था, तो मुझे लगता है सारे जोन में धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में आगे भी बताया, आप वीडियो को देखना, ये पार्ट तो मैं खैर बाद में डाल रहा हूं, लेकिन मैंने आपको जो बताया था ये उसी हिसाब से चीजें काम कर रही है। क्योंकि लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो सब कुछ बढ़िया होने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ईबीसी वालों को भी थोड़ी राहत है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आगे जो मैंने बताया है सर्टिफिकेट बनवाने या जो भी बताया वो सब ट्राई करना। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा था, एफिडेविट बना करके साथ में ले जा लेना अपनी सेफ्टी के लिए, वो ले जा लोगे तो अगर एफिडेविट आपके जोन में चल जाएगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। वैसे भी नागपुर वाले डीवी वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ईबीसी को लेकर के वो लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, नया वाला भी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर ले रहे थे। हुबली जोन का भी यही था, हुबली में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी और अब धीरे धीरे सारे जोन में ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, और आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उनसे बस ये बोला गया कि आपने फॉर्म में जो डाला है वही सर्टिफिकेट लाइए। यानी कि ये तो बाकी लोगों के लिए था कि अगर कोई ओबीसी वाले ने या ईडब्ल्यूएस वाले ने या यूआर वाले ने मान लो 250 रुपए ऑफ लिया है, तो उसके लिए ये कंडीशन बनती थी कि आप वो सर्टिफिकेट लेके आओ जो आपने फॉर्म में डाला था। नए वाले इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत कहीं पर नहीं थी, लेकिन पुराने वाले की जरूरत थी जो आपने फॉर्म में डाला था। लेकिन फीमेल कैंडिडेट या एससी एसटी कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिन्होंने 250 रुपए ऑफ नहीं लिया, ईबीसी उन्होंने फिल तो किया, ईबीसी उन्होंने टिक तो किया, लेकिन या तो फीस 500 रुपए पे करी किसी भी तरीके से या किसी भी कारण से। शायद यूआर कैंडिडेट का ऐसा हुआ होगा कि अगर ईबीसी क्लिक किया तो भी 500 ही पे किया, या कोई कैंडिडेट, आप सीधे सीधे लॉजिक लगा लीजिए, अगर आपने ईबीसी के बिना पर 250 रुपए का ऑफ नहीं लिया तो आपका एक एफिडेविट सीधा बना के लेके जाइए। भले वो अभी एक्सेप्ट करे या ना करे, अब भले आपको पेंडिंग में दे, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन उसका यही होने वाला है कि आप एक एफिडेविट बनाएंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि मैं फीमेल कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या एससी एसटी कैंडिडेट हूं, लेकिन फिर भी मैंने ईबीसी क्लिक किया, बाय मिस्टेक क्लिक किया और इसकी वजह से मुझे किसी भी प्रकार का फी कैंसिलेशन प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसे मेरी भूल मतलब ये मुझसे गलती हुई है। तो ये जो नोटरी रहता है उसको पता रहता है किस प्रोफार्मा में लिखना है, पर मैटर आपका ये रहेगा जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जिनको ऑलरेडी 250 रुपए लगने वाले थे लेकिन फिर भी ईबीसी क्लिक किया। अब मुझे लगता है इस बारे में और क्लैरिटी देने की मुझ में शक्ति नहीं है, इससे ज्यादा क्लैरिटी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो ये मामला अब यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि ईबीसी जिन्होंने लीगली फायदा लिया उनके पास क्या होना चाहिए। पहली चीज, आपने सर्टिफिकेट में जो नंबर डाला था, फॉर्म एप्लीकेशन के दौरान जो नंबर डाला था, आपके पास वही सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो सुनो, अब एक एक केस बाय केस में आपको बताता हूं। पहली चीज, अगर आपने 2019 में फॉर्म भरते समय कोई ऐसा सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है जो उस डेट पर वैलिड नहीं था, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल की होती है और आपने अगर 2015, 14, 13 या पुराना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है 2019 में,
जिस डेट पर आपने भरा उस दिन अगर वो एक्सपायर था तो आपसे यहां पर क्राइम हुआ है, आपसे यहां पर गलत काम हुआ है। तो आप उस बारे में मुझसे कुछ भी ना पूछे, उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। एक्सपायर्ड था तो अब वो अभी आपको पेंडिंग में ही रखेंगे, अभी तो आपको पक्का पेंडिंग में रखेंगे। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है या फिर आप देखेंगे, अगर ईबीसी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है ना, उस पर भी लिखा होगा कि ईबीसी वालों को क्या क्या लाना है। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लिखवा कर ला सकते हो, बीपीएल कार्ड ला सकते हो, या आपका इनकम सर्टिफिकेट ला सकते हो। तो इनकम सर्टिफिकेट तो आपने गलत वाला लगा दिया था, तो अब वो मामला तो खत्म हो गया, वो तो आप कर भी नहीं सकते प्रूफ। यही अप्लाई होता है किसके लिए? जिसने फॉर्म में जो सर्टिफिकेट नंबर भरा था वो खो गया है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिसने जो फॉर्म पे नंबर भरा था अगर वो सर्टिफिकेट खो गया है तो उन पे भी ये बात अप्लाई होती है कि वो या तो बीपीएल कार्ड या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला वो बना करके ले जाए। सबके बस का नहीं है, सब ये नहीं कर पाएंगे, तो मेरी बात ध्यान से पूरी सुनते रहिए, ठीक है? जो करवा सकता है वो ये काम करवाओ। अब दूसरी बात सुनो, जिसने अगर ऐसा है किसी के पास कि उसने जो फॉर्म में सर्टिफिकेट लगाया था, देखो बहुत मेहनत से बहुत ज्यादा डाउट्स को पढ़ने के बाद में वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज अगर 2-3 बार देखना पड़े तो देख लेना, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं ऑलरेडी वही चीज आप कमेंट में मत पूछना। मैं कमेंट को इग्नोर नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप तो परेशान हो ही रहे हैं, तो मेरे वीडियो बनाने का फिर मतलब खत्म हो जाता है कि जो बात मैंने आपको बता दिया वो आपको समझ जाए, वो आप फिर से कमेंट में पूछ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो मेरा वीडियो बनाना वहां पर वेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे लोग जिन्होंने सर्टिफिकेट का नंबर, जो इनकम सर्टिफिकेट का नंबर एप्लीकेबल फॉर्म में ईबीसी के लिए डाला था, उनके पास अगर सिर्फ उस ईबीसी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी है और ओरिजिनल नहीं है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है ना, मैं एमपी का हूं और एमपी में जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो ऑनलाइन बनता है, उसके बाद उसमें सील साइन लगी होती है, तो उसमें नीचे एक लाइन साफ साफ लिखी होती है कि इस वेबसाइट से ये प्रकरण नंबर डालकर इसे ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए, लोक सेवा केंद्र में जाइए, उसको देखिए ऑनलाइन निकलवाइए। जब ऑनलाइन निकल रहा है तो लोक सेवा केंद्र वालों को सील साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप उसमें तहसीलदार लेवल की या जो भी लेवल से इनकम सर्टिफिकेट उस लोक सेवा केंद्र में इशू होता है उनके सील साइन करवा लीजिए, रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें गलत कुछ नहीं है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकलेगा, सील साइन तो वो ओरिजिनल के फॉर्म में आपको दिख जाएगा, तो ये एक तरीका आपके पास बचता है। दूसरी बात, अब अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म में आपने वो नंबर लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट का, तब भी आप ऐसा कर सकते हो कि ऑनलाइन उस वेबसाइट पे जाकर के जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट वाली है, देखो जब नया इनकम सर्टिफिकेट तो आपको बना नहीं है, पुराना नहीं है, तो नए इनकम सर्टिफिकेट में नीचे वेबसाइट लिखी रहेगी, उसी वेबसाइट पे आप अपने नए पुराने वाला जिसकी फोटोकॉपी आपके पास रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप नंबर देख पा रहे हो उसको डाल करके कोशिश करो कि किसी भी तरीके से ऑनलाइन आपको वो इनकम सर्टिफिकेट निकल जाए जो आपने फॉर्म में लगाया था, और आप उस पर सील फाइन लगवा के ओरिजिनल कर लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम फॉर एवर खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे भाई लोग जिन्होंने या तो एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डाल दिया या फिर ज्यादा आय वाला सर्टिफिकेट डाल दिया, उन लोगों के बारे में कहना चाहूंगा कि आपसे गलती हुई है, तो अब आपके पास पीछे जाकर के इसको सुधारने का तो मौका नहीं है। लेकिन अगर बीपीएल कार्ड है तो वो लेके जाओ, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बना सकते हो तो वो बनवा लो। आपके एडमिट कार्ड में जो जो लिखा हुआ है ना ईबीसी से लेके, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट को छोड़ के बाकी ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो तो कर लीजिए। ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि नया वाला इनकम सर्टिफिकेट बनाओ और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर ईबीसी मतलब रेलवे फॉर्मेट में ईबीसी बनवाओ। अब उसके लिए थोड़ी मेहनत करो, कैसे भी करो, लेकिन कम से कम नया ईबीसी सर्टिफिकेट बनवा लो और नया इनकम सर्टिफिकेट बना लो। कम से कम आप वहां पर जाओ तो कुछ तो देने के लिए रहे। अगर अभी तो क्या हो रहा है, ईबीसी से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको पेंडिंग में डाला जा रहा है। अभी तक तो डाला गया है, अगर आगे से उनको भी क्लियर करने लग जाए या कुछ ऑप्शन बनाने लग जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो बता दूंगा। लेकिन अभी तक की जानकारी जो मुझे मिली उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेंडिंग में डाला जा रहा है। पेंडिंग में डाला जा रहा है, रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि जिंदगी बर्बाद कर दी या कुछ भी फालतू टाइप की बातें नहीं करेगा। पेंडिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस में अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपको बाकी कैंडिडेट के बाद में देखा जाएगा। रिजेक्ट और पेंडिंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब ईबीसी वाले ये काम कर लोगे, ईबीसी से लेके एक एक चीज मैंने बता दी और वीडियो को बार बार देख लेना। और ईबीसी से रिलेटेड क्या है, ईबीसी से रिलेटेड ये है कि जिसके पास कोई साधन नहीं है वो कम से कम नया इनकम सर्टिफिकेट बनाओ, और अगर नया इनकम सर्टिफिकेट ज्यादा आय का बन रहा है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आप फिर पुराने के बारे में कोशिश करो। और फिर अगर आपको लग रहा है कि ईबीसी से लेके कुछ भी समाधान आपके पास नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको ऐसे अश्योरेंस दे सकता हूं या आपको मैं
ये कॉन्फिडेंस दे सकता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लॉजिक लगा के देखें आपने क्या किया है। ईबीसी लगाकर मात्र 250 रुपए का ऑफ लिया है। ईबीसी और ओबीसी में कंफ्यूज होने में बहुत फर्क की बात नहीं थी, फॉर्म भरते टाइम इतना अवेयर तो कोई नहीं था। तो आप समझ के देखिए कि क्या 250 रुपए के मसले को लेकर के, जो कि एनटीपीसी में चालान लेकर के सॉल्व कर भी दिया गया था, क्या ग्रुप डी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? मुझे जितना दिमाग है, मुझे जितनी अकल है, मेरा जो अनुभव है, मुझे लगता है कि अगर एनटीपीसी में आपसे चालान लेकर के आपको पास किया गया था तो ग्रुप डी में भी किया जाएगा। भले अभी वो प्रावधान नहीं है, लेकिन ब्लॉक डेट तक वो प्रावधान आ ही जाएगा, क्योंकि आपको 250 रुपए के लिए रिजेक्ट करें ये तो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता। अब ईबीसी के बारे में मैं तभी वीडियो बनाऊंगा या तभी कमेंट का रिप्लाई करूंगा जब मेरे पास कोई नई अपडेट होगी। तो 2 डाउट आपके खत्म हो गए, जिनको पेंडिंग में रखा है उनको क्या, और जिनका ईबीसी वाला मसला है उनको क्या। तीसरा सवाल ये था कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, ठीक है, उसने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा। रिजर्व कैटेगरी कौन सी है? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ध्यान से सुनिए मेरी बात। रिजर्व कैटेगरी से अगर किसी ने फॉर्म भरा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से अगर किसी ने फॉर्म भरा, तो ओबीसी वालों को डीवी की डेट से पिछले 1 साल का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। देखो ओल्ड भी मांग रहे हैं, लेकिन अगर ओल्ड है तो लेके जाओ और नया भी बना के लेके जाओ, लेकिन अगर ओल्ड नहीं है तो आप तो क्या ही कर लोगे, तो नया बना के लेके जाओ। एनटीपीसी में ये हुआ था कि डीवी डेट से 1 साल पहले का चला था, और मुझे अभी जो नई अपडेट है उसके हिसाब से भी कि ग्रुप डी में भी डीवी डेट से पिछले 1 साल में ओबीसी सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो वो चल जा रहा है। कई जगह मांगा जा रहा है कि जो आपने फॉर्म में डाला है वही ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप नया वाला ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाइए, कुछ तो मदद हो ही जाएगी। देखो सर्टिफिकेट घर पे तो कोई नहीं छोड़ना है, कितना ही पुराना है कितना ही नया है, लेके तो सारे ही जाना है। इतना कोई वजन नहीं रहता डॉक्यूमेंट का कि आपको कमर में दर्द हो जाए बैग में रखने से, तो वो तो आप लेके ही जाना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर ओल्ड सर्टिफिकेट है भी तब भी नया बना लो, नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, तो नया तो बनाना ही है, ठीक है। ये हुआ ओबीसी वालों के लिए। अब सुनो, कुछ लोग जो किसी भी वजह से गलती से ओबीसी कर दिया, गलती से एससी एसटी कर दिया, गलती से ईडब्ल्यूएस कर दिया, अब वो किसी भी हालत में ना उसके पास पहले का कोई सर्टिफिकेट है ना वो आज सर्टिफिकेट बना सकता। पिछली कुछ बातों को फिर से बोल रहा हूं, ऐसे कैंडिडेट जो ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे, अब उन्होंने फॉर्म तो एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी कि रिजर्व कैटेगरी से भर दिया, लेकिन अब वो ये प्रूफ नहीं कर पा रहे, अब उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो उनको कोई चिंता की बात नहीं है। नोटिस में आपके 2019 में जो नोटिस आया था, कोई भी नोटिस में स्पष्ट लिखा होता है कि अगर आप अपने सर्टिफिकेट या अपनी कैटेगरी को प्रूफ नहीं कर पाए सर्टिफिकेट के आधार पर, तो आपको यूआर में कंसीडर किया जाएगा, और अगर यूआर की कट ऑफ आप क्लियर करेंगे तो ही आप सिलेक्ट होने वाले। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना है। जब आप वहां पर जाओगे डीवी में, तो साफ साफ बोल देना है कि ये कैटेगरी से गलती से हो गया था, तो मैं यूआर में कंसीडर होना चाहता हूं। वो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे और आपको यूआर से कंसीडर किया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, ऐसा ही होगा, इसमें और कोई तरीके का बात नहीं है। हो सकता है कि कई जगह एफिडेविट के बारे में बताएं, लेकिन एफिडेविट इसमें तो नहीं मांगते, वो खुद ही आपसे फिल करवा लेते हैं एप्लीकेशन। मेरे सामने तो करवाए थे काफी लोगों से कि ईडब्ल्यूएस वाले वो लोग थे बेसिकली, तो ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में कंसीडर होना चाहते थे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनका किसी भी वजह से नहीं बता था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो उनसे कहा गया कि आप एक काम कीजिए, लिख करके दे दीजिए कि मुझे मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ब्लॉक डेट में भी ब्लॉक डेट तक अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाता हूं तो मुझे जनरल से कंसीडर किया जाएगा। वो आपके डीवी में रिमार्क भी ये लिख देंगे। देखो डीवी जब पास होता है तो उसमें रिमार्क जरूर लिखा जाता है, कोई जिसका सब क्लियर है उसको कोई रिमार्क नहीं लिखा जाता, जो एफिडेविट देता है उसका एफिडेविट रिमार्क लिखा जाता है। कोई अगर ऐसा लिख के देता है कि ब्लॉक डेट तक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा तो रिमार्क में वो लिखा जाता है। तो ऐसा है कि ईडब्ल्यूएस वाले हो, ओबीसी वाले हो, एससी एसटी जो भी, अगर गलती से कैटेगरी सिलेक्ट हुई है और आप जनरल में कंसीडर होना चाहते हो या सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करने वाले हो या नहीं कर पाने वाले हो, तो आपको बस ये करना है कि चुपचाप जाना है और उनको बोलना है कि मैं रिजर्व कैटेगरी में नहीं आना हूं, मेरे को अनरिजर्व में यूआर से कंसीडर किया जाए, तो वो आपको यूआर से कंसीडर कर देंगे। अब मुझे इस सवाल को लेकर के भी कोई कमेंट नहीं पूछेगा, जितना स्पष्ट मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया। कुछ नई डेवलपमेंट अगर आपको समझ में आती है मेरे बताने के से अलग, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और @आदर्श चौधरी 96 पर आप अपने रिव्यू भी मुझे दे सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मुझे कई नई डिटेल्स मिलती रहेगी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा, आपको सिलेक्ट करने का पूरा ट्राई किया जाएगा।